नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू जी, थैंक यू। जय हिंद सर। सर ये बताइए कि अब अमेरिका में चुनाव तो बिल्कुल सिर पर है और डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उसकी मैं निंदा करता हूं और मेरे शासनकाल में हिंदुओं के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को क्या पॉलिटिकल माना जाए या फिर सच में माना जाए कि भारत की बढ़ती ताकत को देखकर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ किया जाए, कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट देकर? अंजू जी, जो आप कह रहे हैं ये एक बहुत ही बहुत ही वजनदार बात कह रहे हैं आप। ये इतना आसान नहीं है कहना कि ये सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है। ये वाकई में ही डोनाल्ड ट्रंप इनको इसकी महत्वता समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भारत इस समय दिवाली मना रहा है, दुर्गा पूजा हो रही है, और बांग्लादेश और इंडिया में दुर्गा पूजा बहुत ही मान्यता रखती है, क्योंकि मेजोरिटी 40 बंगालीज वहां इतने ज्यादा हैं। वहां पे दुर्गा पूजा का महत्व उस एरिया में इतना है। तो और उसके ऊपर ही जब अटैक हो रहे हैं और हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए नजर आ रही है कि वहां पे भी इतने हिंदू हैं, वो भी हिफाजत मांगते हैं, उनकी भी हिफाजत बड़ी जरूरी है। और इस चीज को लेकर वो एक किस्म से बता रहे हैं कि भारत में भी इतनी चुप्पी क्यों है, कि कई लोग क्यों चुप है, इस भारत को क्यों नहीं बात उठा रहे। ये डायरेक्ट ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, ये सिर्फ फायदा उठाने वाला पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इसको वो दर्शा रहे हैं। और आमतौर पे कई लोग मजाक में ले लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बात, पर इसमें बहुत वजन है। और इसीलिए जैसे कि आपको भी पता है, सारे बड़े मेन जो पॉलिटिकल लीडर्स वर्ल्ड में और खासकर इंडिया में चुप क्यों हैं इसको। तो ये जो चीज उन्होंने बोली कि भारत के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और उनके दौर में उन्होंने कभी ऐसा होने नहीं दिया, ना ही होने देंगे, तो इसका बहुत मतलब है। और इससे बाकियों को सबक तो सीखना चाहिए, पर हमको भी सिर्फ सबक सीखना चाहिए कि अपने लोगों की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम इसको नहीं निभा रहे और दूसरे लोग उंगली उठा के बता रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें बहुत ही एक मीनिंग है, और उसको हम बड़े ध्यान से उसको लेना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए। सर सीधे सीधे उन्होंने जो बाइडेन पर भी सवाल उठाए हैं, कमला हैरिस पर भी सवाल उठाए कि वो खामोश क्यों है, वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते। अमेरिका वैसे तो सर हर देश के मुद्दे में घुस जाता है, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो जो वहां पर केयर टेकर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो तो फिर बाइडेन सरकार के भेजे हुए ही है ना। एग्जैक्टली ये सारा का सारा जो बांग्लादेश का उथल पुथल हुआ है, ये बाइडेन सरकार के कारण तो हुआ है, इन्होंने तो कराया है, ये सबको पता है। वो कैसे मुंह खोलेंगे। तो यही मेरे को बड़ी हैरानगी हो रही है कि इस सब के बावजूद कमला हैरिस इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के कैसे टेलीविजन पे आ रही है, इस बात को बात ही नहीं करती, ना ही हमारे लोग करते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है, और मेरे ख्याल से इसको अब इसका कोई उचित उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मेरे को लगता है इसको लेकर ये बात इतनी छोटी नहीं है जैसे आप लेके आए हो, ये बहुत बड़ी बात आगे निकल के इसका आप नतीजा देखेंगे, बड़ा ही सीरियस होगा। सर ये तो उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है ना, जो हमारे देश के बहुत सारे लीडर हैं जो अमेरिका में जाते हैं और इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। मैं राहुल बिल्कुल गांधी ठीक की है। बात कर रही हूँ। वो गए थे आप ना 8-10 दिन के दौरे पर, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उल्टे एक पत्रकार को इसलिए 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा क्योंकि उसने पूछा था कि राहुल गांधी क्या लॉ मेकर्स के साथ, अमेरिकन लॉ मेकर्स के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे। देखिए, आप देखिए, यही बड़ी बड़ी सीरियस बात है। जब उसने बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दा उठाएंगे के बात के ऊपर एक जनता इतनी भड़क गई है, तो अब प्रेसिडेंट इस बात को उठा रहे हैं, अब उसकी अब महत्वता देखिए। तो यही चीज जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल में सॉरी फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप उठा रहे हैं, उसकी अब महत्वता देखिए। ये जो चीज है अंजू जी, इसको और भी सीरियस लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो मामला उठा है, इससे अब बांग्लादेश की जो स्टेटस है और स्टैंडिंग है, खासकर उसको बड़ा असर पड़ने लगा है। और अब बांग्लादेश की एक्टिविटीज को
दुनिया डिफरेंट नजर से देखेगी। और एक और मैं बात बता दूं, एक छोटी सी चीज मैंने नोटिस की है, सारी की सारी जो वेस्टर्न व्हाइट सोसाइटी है, वो इस समय हिंदुस्तान की प्रोग्रेस को देख के ही उनको वो बड़ा अचंभा लगता है, उनके आंखों में कांटे की तरह खटकती है। वो अब इसको देख नहीं सकते और इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं है, चाहे खालिस्तान की बात हो या कोई बात हो, एनी कुछ भी एंटी इंडिया की चीज हो, सारी की सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज आप देख लीजिए, सब एक तरफ हो जाती है, सारे नेटो की कंट्रीज एक तरफ हो जाती है। ये मामला बड़ा सीरियस है, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सर अभी आप देखिए कि जिस तरह से भारत और रशिया की नजदीकी बढ़ रही है, अभी लद्दाख में जिस तरह एलएसी पर जिस तरह से भारत और चाइना के बीच भी समझौता हो गया, जो गतिरोध बना हुआ था इतने सालों से वो खत्म हो गया है, तो ये सारे मुद्दे भी तो अमेरिका में बैठे हुए बाइडेन को चुभ रहे होंगे ना कि भारत और चाइना के बीच सब कुछ सुलझ क्यों रहा है। उनको बहुत ही ज्यादा चुभ रहे होंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर वो कर क्या सकते हैं? उनकी इतना स्टेटस नहीं है कि भारत को वो कुछ कह दें, क्योंकि एक तरफ तो भारत को क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उधर अब जब भारत का जो फैलसूफी बढ़ रही है क्या चाइना के साथ में, इसको उनको एकदम पता चल गया कि उनका जो आर्क राइवल है रशिया, ये सब उसका करा कराया है। और उनको एक और चीज बड़ी सता रही है, भारत, चाइना, रशिया ब्रिक्स के एक बहुत वजनदार मेंबर्स हैं इस समय। अगर कोई भी टक्कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकता है लेड बाय अमेरिका, वो है ब्रिक्स। और ब्रिक्स की जो बात इतनी भयंकर हो रही है, आई मीन उनको इतनी भयंकर लग रही है बाइडेन और उसके ग्रुप को, कि अब वो उनको पता नहीं वो क्या करें, क्योंकि वेरी सून देयर विल बी अ ब्रिक्स करेंसी, वो जो उनके डॉलर्स को चैलेंज करने वाली है। वो इस बात को लेकर डर रहे हैं कि अब उसका क्या होगा। और इसको देख के अब इसमें बड़ी बड़ी एक डीप चीज ये है, रशिया ने जो गेम खेला है वो बहुत समझ के खेला है। उसने चाइना को क्लियर बता दिया है, देखो अगर आपको यहाँ हमें सामना मिलके करना है अमेरिकन और उनके ग्रुप्स का, तो आपको अपने ब्रिक्स को संगठित करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चाइना को और इंडिया को आपस में मिलके अब फैलसूफी और डायलॉग लाने पड़ेंगे, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। उसने ये भी बता दिया है, अगर लद्दाख में आप उसके साथ में डायलॉग रखेंगे और सूझबूझ से काम लेंगे, तो ये जो साउथ चाइना सी में आपके अपोजिट, यानी चाइना का ऑपोजिशन जो अमेरिका कर रही है, जिसमें भारत को इंक्लूड किया है क्वाड में, जो क्वाड है भारत सर, फिर क्वाड। भारत उसमें मिलिटराइजेशन नहीं होने देगा, अगर होगा अभी तो उसमें भाग नहीं लेगा, ये मतलब है इसका। और आप देख लेंगे कि लद्दाख में अगर चाइना ने वो चीज की जो भारत ने कही है और प्यार मोहब्बत की बात होने लगी, भारत कभी भी क्वाड को मिलिटराइज नहीं होने देगा, हो भी गया तो खुद नहीं ज्वाइन करेगा। ये चीज जो बाइडेन को चुभ रही है। क्योंकि सर भारत क्वाड का हिस्सा है, और आप ठीक कह रहे हैं मिलिटराइजेशन नहीं होने देगा, भारत उसमें हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन नहीं ये लेगा। बात तो चाइना को पता है कि अमेरिका एक तरह से भारत से नजदीकियां बढ़ाकर प्रेशर में तो चाइना को ही डाल रहा है ना। और पुतिन ये बात समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भारत और चीन को ही समझा दिया, चीन को खासतौर पर, कि तुम जरा अपनी जो विस्तारवादी नीति है उस पर लगाम लगाओ। बिल्कुल। तो यही चीज जो है, ये चीज ये भारत की कूटनीति जो है, ये अब जो पिछले 5-6 साल में आपको नजर आ रही है, ये उसका नतीजा है। एक हम पहला टाइम 12 साल 15 साल पहले तो लोग कहते हैं यार छोड़ो, जो करते करने दो, लगा चीन को छोड़ दो, लेने दो, अगर कोई हमारा ये हिस्सा ले रहा है लेने दो, सियाचिन लेने दो, सर क्रीक लेने दो, ये सारे के सारे जो मामले हैं, ये सबके सब जो है हमारी पुरानी जो कमजोर जो सरकार थी, जिसकी बैकबोन कमजोर थी, उसका कारण हुआ है। और भारत इसीलिए अब आपको पता चल गया कि हम इतने 1000 साल गुलाम क्यों रहे। जब आपके पास नीति ऐसी है, आप अपने को स्वावलंबी नहीं बनना चाहते, स्वाभिमान नहीं है, आप सिर नहीं उठाना चाहते, तो लोग आपको दबाएंगे, वो दबाएंगे दबा के, उनको क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये बात है। सर अभी आपने सर क्रीक का जिक्र किया और मुझे याद आया कि दीपावली के दिन पीएम मोदी कच्छ इलाके में ही थे, तीनों सेनाओं के जवानों के साथ उन्होंने वहां पर दिवाली सेलिब्रेट की है।
तो वो तो अपने आप में बहुत संदेश देता है चाइना को भी और पाकिस्तान को। पीएम मोदी ने वहां से काफी सख्त लहजे में दोनों देशों को चेतावनी भी दी है। थैंक यू, आपने इस बात को मुद्दा उठा लिया। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सर क्रीक में जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, वो सिर्फ सर क्रीक के लिए नहीं बोला, वो सब जगह के लिए बोला है। पर इससे एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है कि अब पाकिस्तान को तो पता चल गया है कि वो कहां पे खड़ा है। ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए कोई जबरदस्ती, कोई बहुत ही जरूरी भी नहीं थी। पाकिस्तान वैसे ही समझ रहा है आजकल, पर उसको अब पता चल गया है। वही सर क्रीक 65 में वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी, कच्छ से लड़ाई हुई थी, उसके आसपास से हमने सर क्रीक में उनका अटलांटिक मार के गिराया था पाकिस्तान का। सर क्रीक के लिए कितनी लड़ाई हो रही है। पहले बॉम्बे सरकार के अंडर में होता था, फिर सर नेपियर ने उसको जीत के फिर हासिल कर लिया। उसके डिवीजन बनाई, क्या कहते हैं, इंडस रिवर की सेंटर से लेके और इत्यादि जो कैलकुलेशन करके बनाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें ऑयल, फिशरी, इतना और खनिज पदार्थ इतने ज्यादा है विच हैव नॉट बीन टैप्ड येट। वो चीज है। इसको लेके जो स्टेटमेंट अब प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज एज व्हेन इट कम्स टू इट्स टेरिटरी। तो ये ईस्ट में भी जाती है स्टेटस, वहां पे भी हर जगह जाती है। बिल्कुल सर, दोनों देशों तक पहुंच गई। लेकिन सर क्रीक को लेकर ये कहा जाता है कि 2012 में उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगभग उस इलाके को पाकिस्तान को देने का मन बना लिया था। और बिल्कुल सर क्रीक को बना लिया था। वो तो दूसरा है कि उसको एडवांस में किसी ने स्टेटमेंट बनानी शुरू कर दी और कि ये सर क्रीक की बात कर रहे हैं, तो स्टेट में प्रधानमंत्री मनमोहन ने कहा नहीं, ये तो फेक न्यूज है, करके बैकआउट करने की कोशिश की। अदरवाइज तो उन्होंने बना लिया था एब्सोल्युटली कि ये कुछ नहीं है। किसी ने कह दिया अरे ये तो वीरान जगह है, मार्शलैंड है, यहाँ तो दलदल है और रेतीली और नमक वाली जमीन है, इत्यादि कह के कैसे टाल दिया था इसको। अगर आप कभी जब जाएंगे, कभी उस तरह का दौरा करेंगे, तो आप जाके देख लेना उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो, और वहीं से एब्सोल्युटली रिवर, माउथ ऑफ द रिवर इंडस से स्टार्ट होता है। बात सारी बॉर्डर वहीं से ड्रॉ होते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस और महत्वता इतनी ज्यादा है कि मेरे ख्याल से कि अब हमको ध्यान देना चाहिए। और जहां से मेन लड़ाई शुरू हुई थी 65 की, उसके कच्छ से तो शुरू हुई थी। तो आप बताइए, वो तो हम मुस्तैदी थी, वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज ने जगह को फोटोग्राफ करके ले आए, तो उनकी पोल खुल गई कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो सर क्रीक है, मुद्दे में बहुत रहा है और अभी भी रहेगा अगर इसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं किया और उसको ठीक से इसके रिसोर्सेज टैप नहीं किए। सर पीएम मोदी पिछले 10 साल से लगातार दिवाली जो है वो फोर्सेस के साथ मनाते हैं और 11वीं दीपावली थी जो उन्होंने सर क्रीक में जाकर मनाई। तो जो सरहदों पर हमारे जवान हैं, जो दिवाली जैसे मौके पर भी अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा पल होता होगा कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ है उस मौके पर, जबकि सब कहते हैं अपने घर में रहो, दिवाली तो अपने घर में मनानी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और सर क्रीक जिसकी अभी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहीं गए हैं और वहीं पे फोर्सेस से मिले हैं, फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस सबसे मिले हैं, सबको मिठाइयां दी हैं, जैसे कि वो 11 साल से करते आ रहे हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त गेस्चर है। अंजू जी, मैं आपको तभी समझा सकता हूं अगर आप उस जगह पे होंगे। उस समय जो जवानों के आंखों में जो फीलिंग होती है, जवानों के, अफसरान के, यंग ऑफिसर्स के, और जो अपने घर नहीं जा सकते दिवाली को, उनको जब वो कहते हैं कि मैं आया हूं आपके लिए मिठाई लेकर, उस समय उनकी जो मन की स्थिति होती है, वो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। इस समय वो जो उनकी भावनाएं उमड़ती हैं उस समय जवानों की, वो देखने वाली होती है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, इसका तो जिसको कहते हैं कि ये एहसान जो है इंसानियत उनका चुका नहीं सकती। ये बहुत जबरदस्त एक्शन लेते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। कितना मनोबल बढ़ता है वीरान जगहों पे, चाहे सियाचिन में हो, चाहे ये ऐसे
दश्ते वीरान में बैठे हैं, सरक्रीक, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना वीरान है, वो वहां पे अगर जाके कोई आपको मिठाई दे, आपका देश का लीडर, और आपको सहलाए, आपके सिर पे हाथ रखे, इससे ज्यादा एक जवान को क्या चाहिए? बिल्कुल सर। बस सर, भारत ने जिस तरह से चाइना को एक तरह से घुटनों पर ला दिया कि 4 साल से एलएसी पे जो बवाल मचा रखा था वो आखिरकार शांत हो गया, तो चाइना के अंदर क्या चल रहा होगा सर? चाइना को भी लग रहा होगा कि भारत का जो कद है वो इतना बढ़ गया है कि अब वो उसके साथ पंगा लेने के लिए सीधे सीधे पंगा ले ही नहीं सकता। पर भरोसे के कितने लायक है चाइना सर? देखिए, अब ये जो बात है ना, ये बात को एक एंगल से हमको समझना चाहिए। हर एक आदमी, हर देश, एवरी ऑर्गेनाइजेशन जब तक अपने हित में ना काम करे वो काम नहीं है। ये चाइना अपने हित में काम कर रहा है। चाइना जो अब डेमचौक, डेप्थांग में जो अड़ंगी लगा के बैठे, वो अपने हित में कर रहा है। क्यों? उसके देश का हित है। वो यही समझता है, वो ये समझता है कि ये एरिया उसका है। एक्चुअली ये बात सच है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा भारत का पॉइंट प्रूव करने के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां के नक्शे बने ही नहीं। और सबसे बड़ी गलती अंग्रेजों ने ये करी थी कि उन्होंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि जाके इसका प्रॉपर मैपिंग की जाए। 3 लाइनें बनी है, जॉनसन लाइन भी बनी है, मैकमोहन लाइन भी बनी है, और बहुत सारी लाइनें हैं। ये जो लाइनें वहां पे हैं, इसको लेकर, और जो एलएसी है, फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इतनी चीजें हैं कि एक नॉर्मल जवान को काफी कंफ्यूजन रहता है कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट मेरा है कि नहीं। और इसको लेकर उनके कमांडर्स को कंफ्यूजन है, क्योंकि दो कमांडर्स बैठे, दोनों सच बोल रहे हैं, चाइनीज और इंडियन, और दोनों कह रहे हैं हमारा है। तो इसको कैसे सुलझाया जाए? पहली बात तो है, एक तो सुलझाया जाए, तो उसको भी सुलझाया नहीं गया। उसकी अब कार्टोग्राफिक मीटिंग्स होंगी। वो जब तक मीटिंग कंप्लीट नहीं होंगी तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3,800 4,000 किलोमीटर ये चलता रहेगा। तो इसको किसी तरीके से अब करना है। पर चाइना को ये मैसेज मिल गया है कि इंडिया बैक आउट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया भी एब्सोल्युटली कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन है, वो कन्विंस्ड है। इंडिया वो इंडिया नहीं है जो आज से कुछ साल पहले था, वो डर के मारे कहता जी ले लो जी, कोई बात नहीं, रख लीजिए। ये वो इंडिया नहीं है। इस बात से चाइना बौखलाया है कि ये सडनली कैसे पर निकला है भारत। ये 7-7 हाइट्स, और रात को उनके नाक के नीचे छीन के लेंगे 220। उसकी तो हमने मीडिया में इतनी कम चर्चा किया कि मैं उससे इतना खफा हूं कि हमने अपनी उपलब्धि की बात नहीं करी। कैसे हमने कैलाश हाइट्स ली, कैसे हमने वो 7 हाइट्स ली, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। ये मेरे को एक और अजीब बात लगती है। वो करना इतना मुश्किल था, चाइनीज बिलीव ही नहीं कर पाए कि उन्होंने ऐसा कर दिया हमारे को। तब वो आए रस्ते पर। नहीं तो वो तो टैंक को लेकर 100 में टैंक घुमा रहे थे। वो सोच रहे थे हम यहीं से निकल जाएंगे, ले पहुंच जाएंगे, वो ये सोच रहे थे। और जब से हमने वो ये रोड बना दी है, जो जिसको कि आप लेह से जो चलो आप, और अगर आपको दौलत बेग ओल्डी जाना है तो डायरेक्टली डारबुक से होकर बिल्कुल ये दौलत बेग ओल्डी की जो रोड बनाई है, इस रोड को लेकर चाइनीज इतने घबरा गए हैं। क्योंकि अगर आप दौलत बेग, आपके पास नक्शा अगर नहीं हो तो मैं दिखा सकता हूं, अगर आप देख सकते हैं, ये दौलत बेग ओल्डी जो है, यहाँ पे ये दौलत बेग ओल्डी है, और ये रोड मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो लेह से चलती है। ये जो रोड है, इस रोड को जो बनाया है भारत ने, इससे, और ऊपर कारकोरम हाईवे है। दौलत बेग ओल्डी देखिए सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है कारकोरम हाईवे से। ये जो बनाया है इंडिया ने, इससे चाइना घबरा गया है कि अब उनके हाथ में बात नहीं रही। और दौलत बेग ओल्डी ही ऐसा एयरफील्ड है जो कि सारा का सारा सामान पहुंचा सकता है इस सारे एरिया में। बहुत तेज रफ्तार से, क्योंकि जब हमारे जहाज वहां पर लैंड करेंगे सर तो टाइम नहीं लगेगा ना। पर एक चीज बताइए सर, दौलत बेग ओल्डी जो ये एयर स्ट्रिप है, ये तो बहुत पहले बन गया था। मैंने तो सुना है कि पिछली सरकार ने इसको चालू ही नहीं होने दिया। आपको बता दे कहानी, बहुत पहले बना था, फिर हमारे लोगों ने कहा छोड़ो, डेवलप नहीं करनेंगे क्योंकि चाइनीज नाराज हो जाएंगे। हमारी तो ये पॉलिसी बनी रहेगी, और हमारी डेवलपमेंट 20 साल पीछे रह गई चाइनीज से। और यहां मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको अमेरिका ने फेवर किया है। अमेरिका ने आपको झकझोरा और कहा भैया तुम कर क्या रहे हो, ये तुम्हारे 20 साल तुम पीछे हो, चाइना आगे बढ़ रहा है। और
यहाँ पे जो उससे सूचना दी अमेरिका ने, उनके सैटेलाइट पिक्चर से उन्होंने लेके बताया कि चाइना ने देखो वहां पे भी गांव में बना दिया है, इधर भी बना दिए हैं, यहां भी बसा दिया है, अरुणाचल में बसा दिया है। तब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर चिंता व्यक्त करी और इस भरसक काम शुरू हो गया। अब इतना जो काम चल रहा है एट जेट स्पीड, कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कंस्ट्रक्शन होने का मतलब है रेलवे लाइनें बिछाना, एयरफील्ड बनाना। अब एक दौलत बेग ओल्डी तो एयरफील्ड तक काम नहीं आएगा। तो आप ठीक कह रही हैं, तो हमने दौलत बेग ओल्डी को इग्नोर कर दिया था, यहां तक कि उसको उसमें लैंडिंग वैंडिंग कुछ नहीं होती। पर आपके एक एयर मार्शल ने वेस्टर्न एयर कमांड के, जिनका नाम है वो बरबरा एयर मार्शल, अभी तो हमारे साथ नहीं है, उन्होंने एब्सोल्युटली ये कहा कि हमें नहीं पता, हम जाके जो ट्रायल करेंगे कि हमें पता नहीं, हम देखना चाहते हैं, और उन्होंने जाके जहाज लैंड करने शुरू कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट रेडी नहीं थी। इस बात से भी नाराजगी शुरू हो गई कि चाइनीज खफा हो जाएंगे। चाइनीज खफा हो जाएंगे तो ऐसा लगता था जैसे एंशिएंट इंडिया में ससुर खफा हो जाएंगे तो बहुएं डरती हैं, वो ये है, ये मध्य भारत ने ये तमाशा बनाया हुआ था, खफा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कोई नहीं होगा, आप लैंड करो। लैंड किया और उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। बात ये हो गई जैसे कि 67 में सगत सिंह राठौर ने नाथुला में चाइनीज को मारा था अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर। ये मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हमारी वीकनेस कि चाइनीज खफा हो जाएंगे, ये हमको लेके डूब रही थी। ये अमेरिका ने हमको बताया कि भैया तुम अपनी प्रिपरेशन कर दो, यहां मैं दाद देता हूं। और अमेरिका ने कहा अपने भले के लिए कि अमेरिका, इंडिया हमारे साथ हो जाएगा। देखिए, इंडिया को लाने के लिए दोनों, सब रशिया भी ट्राई करेगा क्योंकि इंडिया ताकतवर बन रहा है, और अमेरिका भी करेगा। और यहां अमेरिका ने भारत को वार्निंग दे दी कि भैया आप करो और हम करें। और दौलत बेग ओल्डी की ये स्टोरी है। इस दौलत बेग ओल्डी का ही से अब चाइना डर रहा है। और क्यों? कारकोरम हाईवे जो है अल्मा आटा से लेके जो गदार पोर्ट और उसके आगे बलूचिस्तान तक जाता है रास्ता, इसको अगर आपने कंट्रोल कर दिया, आपने आपने टैंक घुसा दिया और रास्ता रोक दिया, फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये जो चीज है 12-14 किलोमीटर क्या होता है साहब, तोप की मीडियम आर्टिलरी की रेंज है, तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपको वे बहुत जरूरी है। तो आप चर्चा छेड़िए, तो मेरे को ये बातें आपको बताइए कि ये चीज जो है। सर मैं ये, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि मतलब ये जो एयर स्ट्रिप थी बहुत पहले तैयार हो गई थी और उस वक्त की सरकार ने अड़ंगे लगाए, और ये जो आप बात कर रहे हैं बरबरा साहब की, उन्होंने ही पहला जहाज वहां पर उतारा था और उस वक्त की सरकार तब भी खफा हो गई थी। तो मतलब समझने में आता है, क्योंकि सर जब आप चाइना के साथ वॉर की बात करते तो कहा जाता है कि हम उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं होने दिया था। अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल हो जाता चाइना के खिलाफ तो कहानी कुछ और होती। अरे अंजू जी, ये बात आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि मारे डर के, अब नेहरू जी को कौन कहे, वही तो बता बेल द कैट वाली बात है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। अब लोग हमें हाँ मिला गए, अरे नहीं है तो नहीं लगला एयरफोर्स, बल्कि वेस्टर्न सेक्टर के अंदर एयर मार्शल इंजीनियर ने अपनी एयरक्राफ्ट लगा दिए थे, पर यहां पे नहीं लगाने दे रहे थे कि आप नहीं लगा सकते जहाज। तो सारे के सारे एयरफोर्स के 6 स्क्वाड्रन खाली कर दिए, नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली और पंजाब भेज दिए। क्यों? क्योंकि चाइनीज खफा हो जाएंगे। वो चाइनीज क्या खफा हो, वो आ गए अंदर। चाइनीज इसलिए आए थे कि आप उस टाइम भारत बढ़ बढ़ के एंटी चाइना बात कर रहा था, विदाउट एनी ताकत सही, उसको प्रेयर नहीं कर रहा। भैया अगर आपको ताकत है, अगर आपको रनिंग शूज है तो पहनिए, आपका बॉक्सिंग ग्लव्स है तो पहनिए। अब वो कुछ नहीं कर रहे। तो साहब ये सारी की सारी चीजें भारत को बड़ी भारी पड़ी थी। अब वो बात खत्म हो गई है। एयरफोर्स को अब इस्तेमाल करना है तो आपको एयरफोर्स के सामान रेडी करना पड़ेगा, जहाज रेडी करने, पायलट्स आपके पास आने चाहिए। आपके पास एक टाइम आ गया था 40% कॉकपिट खाली थे, पायलट ही नहीं थे आपके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाएं। तो साहब वही से वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, वो भी दूर हो रही है। अब फाइटर आपके स्क्वाड्रन जो है वापस आ रहे हैं। 40 चाहिए आपको, आपके 30 रह गए, 10-11 स्क्वाड्रन अभी कम है, वो सब लाने हैं आपको। तो ये अब
ये चीजें अब तैयारी हो रही है, सालों इससे जागरूकता आ 10 रही है। सालों में सर ये सब कुछ बदला है। फिर आप, मैं बता रहा हूं इतना बदल गया कि हमको खुद नहीं पता, बिलीव हो रहा कि ये इतना बदल गया। बदल गया, अच्छा है, एटलीस्ट खुशी तो है हमें। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर एक चीज और कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या 3-3 लाइंस है, मैकमोहन लाइन भी है, कि जो बॉर्डर है 3800 किलोमीटर शायद जो आपने बताया कांकड़ा, तो ये सुलझाने की कोशिश पिछली सरकारों ने कभी की ही नहीं। अगर उस वक्त समय रहते सुलझ गया होता तो इतना रायता आज की तारीख में नहीं फैल रहा होता ना, कि यार आप चीन के डर से कहा होगा कि छोड़ दो, रहने दो, आने दो, जाने दो, यही यही रवैया एग्जैक्टली, रहा। वो चीन के डर से कर रहे थे, क्योंकि हमने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी लगानी शुरू कर दी थी 1950s में, और तिब्बत के लिए सपोर्ट करना था वो हमने किया नहीं, और बाद में हमने आवाज उठानी शुरू करी। ये सारा कुछ मिस टाइमिंग था, और ढंग से काम नहीं किया, और फौज को रेडी नहीं रखा आपने, और फौज को बताया ही नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ये सारे का सारी चीज को लेकर ये मिसकम्युनिकेशन और ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डिफेंसेस, ये सारे के सारे बड़े महंगे पड़े भारत को उस समय। अब सर तालमेल जैसे देखिए कितना बढ़िया है, जी कितना एब्सोल्युटली सब ठीक हो रहा है। ये एज अ वेल ऑयल्ड मशीन के लिए लीडरशिप की ताकत होनी चाहिए। आप ये नहीं कर बोल क्या रहे हैं वो भी नहीं लोगों को सुनाई पड़ रहा, आपकी आवाज नहीं निकल रही, तो आप क्या करोगे? और सर जैसे अभी सर क्रिक की बात हम कर रहे थे, पीएम मोदी वहां पर थे, उसको भी देने की बात लगभग 2012 में हो गई थी। वो तो बीच में चिट्ठी लिखी थी उस वक्त के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी साहब ने ही चिट्ठी लिखी थी कि इसको मत दीजिए, तब उन्होंने बैकफुट पर आ गए थे मनमोहन सिंह और कहा था ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अक्साई चीन, वो भी तो ऐसे दिया गया था कि बंजर जमीन है, क्या करनी है, हमारे किसी काम की नहीं, दे दो चाइना को। यही तो बात है, जब 50s में चाइना घुस गया था तो हम्म, हमारे एमपी, उनका मेरे जबान में नाम नहीं इस समय आ रहा, उन्होंने कहा कि क्यों, लोगों ने कहा, तो नेहरू जी ने कहा अरे एक वहां वहां तो एक घास का ब्लेड नहीं उगता, तो उन्होंने अपनी टोपी उतार दी, वो कहा जी मेरे गंजे सिर में एक भी बाल नहीं उगता, इसको भी काट लो साहब। तो ये मतलब मजाक बन गया। कहने का मतलब है कि उस समय ये हालत रही, हम्म, ऐसी थी हालत। तो आप, ओनली थिंग इज कि ये आपको, चाइना को आप शुक्रिया करिए कि उन्होंने हम्म, 62 में हमला कर दिया। हम्म, 62 में हमला करा तो हमारी आंखें खुली, तब हमने 65 की लड़ाई में हिंदुस्तान को बचाया। 62 और 65 में 3 साल का फर्क था, पर हम्म, 3 साल में, और नहीं तो पाकिस्तान की जो प्लान था कि अमृतसर में ब्रेकफास्ट करेंगे और पुरानी दिल्ली में 3:30 बजे लंच करेंगे, वो बिल्कुल कर देते वो, एब्सोल्युटली हम लोग रेडी नहीं थे। और हमारी लीडरशिप ने ये भी बोल दिया आप अब पीछे हट जाओ, इंडिया में हो और पीछे हट जाओ, हम खास जगह लड़ाई करेंगे। तब हरबख्श सिंह ने, जनरल ने, उसने कहा नथिंग डूइंग, उसने वहीं पे लड़ाई शुरू कर दी और पाकिस्तान को रोका। सी, आपको हर टाइम आपका कोई ऐसा जनरल को आज की जरूरत पड़ी है जिसने भारत को निकाल के बचाया है। इट मीन्स द पॉलिटिकल लीडर डज नॉट अंडर, व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी, आप उसमें दखल मत दीजिए। ढाका में बिल्कुल। क्या हुआ था? जो ढाका की स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि जहां एडवांस करिए, जहां पे उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको डिस्ट्रॉय करिए। तब सगत सिंह राठौर ने बताया कि भैया फ्लोइंग वाटर पॉलिसी लगाइए, मतलब कि उनको अवॉइड करिए, आप ढाका को हिट करिए जो आपका मेन टारगेट है। और ढाका जब फौज पहुंचने लगी, ढाका में ज्यादा थे पाकिस्तानी सोल्जर आने वाली फौज से, तो फिर भी सरेंडर कर दिया। ये जो है डेफ्ट स्ट्रेटजी एंड डिप्लोमेसी का जो कॉम्बिनेशन था, ये जनरल JFR जेकब भी थे और साथ में सगत सिंह राठौर, इनके कारण ये सारा कुछ हुआ। सर हिस्ट्री की ये बातें जैसे जो आप बता रहे हैं ना, ये हम सबको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को भी कोई पढ़ा नहीं रहा है। ये सब तो ऐसी हिस्ट्री जिनको छुपा लिया जाता है, ढक लिया जाता है, जिन पर लोग बात नहीं करते थे। पिछले 8-10 साल में माहौल बदला है तो इन पर बात होती है कि हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर रहे थे LAC के आसपास। अब जाकर समझ में आता है कि वो किस तरह की स्ट्रेटेजी लेकर चलते थे। मतलब हिंदी चीनी भाई भाई का तमाशा एक बार देख चुके थे, उसके बाद भी सर किसी को समझ में नहीं आया जो पहले की सरकारें रही हैं। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप कितना जरूरी है।
अंजू जी, ऐसा है, लॉर्ड मकॉले का जो जो उसका जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल ठीक था कि जब तक आप अपनी भारत की जो ग्रेटनेस है, महानता है, आपको ये सब अपने इन आने वाली नस्लों से अलग करो, इनकी एजुकेशन में मत आने दो, नहीं तो इनका स्वाभिमान बढ़ जाएगा, अहम बढ़ जाएगा। और इनको इनको करने के लिए ऐसी टीचिंग करो कि इनमें हीनता की भावना भरे। इसीलिए इन्होंने मेजर बैटल्स के बारे में, राणा प्रताप के मेजर बैटल के बारे में नीचे हटाना शुरू कर दिया, मुगलों को यूलाजाइज करना शुरू किया कि सिर्फ मुगल ही थे और कुछ नहीं था। तो ये सारा का सारा वक्फ बोर्ड को उठाने का काम इन्होंने किया। ये सारा का सारा जो इन्होंने साथ साथ में करना शुरू किया। आपको किसको पता था 370 क्या है, किसको पता था रोशनी एक्ट क्या है? किसी को नहीं पता था। बड़े बड़े एडिटर्स को नहीं पता था, चैनल्स के, उनको नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? किस लिए नहीं पता था? ये इसलिए कि कोई बताना नहीं चाहता था, किसी के हित में नहीं था। तो अब आया ही बात आई है तो सबको कैसे सांप सूख गए कि जब 370 हटा दिया, अरे खुशी के दिए जलाने चाहिए, ये यहाँ पे जनता रोने लगी। रोशनी एक्ट को हटा दिया, जनता रोने लगी। वो जनता जो नहीं चाहती थी, जो फायदा उठा रही थी, भारत के पतन से फायदा जो उठाना चाहते थे, वो उठाना चाहते थे। अब वो उनमें रोक लगी है। तो ये जो बदलाव आया है, ये मैं बता रहा हूं, ये हमको हजम नहीं हो रहा है। आप हमारी हिस्ट्री भी उसको अहम भूमिका और अहम स्थान नहीं दे पा रही है। ये इतनी बड़ी चीज हुई है, बिल्कुल। पर वो और नहीं सर हम दे पा रहे, हमको समझ ही नहीं आ रही कि कैसे दें। और और आधे सर लोग तुम्हारे शर्म के मारे डरते हैं, अपने को हिंदू बोलने में डरते हैं, अपनी बैकग्राउंड, अपनी लीनिएज को बोलने में डरते हैं। तो आप फिर क्या करेंगे? सर, और आप सही कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद आप देखिए ना, दीपावली के दिन लाल चौक जहां पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, वहां पर जाकर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा का समापन करते हैं। बड़े बड़े उनके वहां पे पोस्टर लगे थे। और कल देखिए आपको दीपावली के दिन वहां पर सर दीपक जलाए गए, दिए प्रज्वलित किए गए, वहां पर दिवाली मनाई गई। कोई सोच सकता था कि ये लाल चौक और हो सकता है? नहीं, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। वही वही टाइम आपको याद आना चाहिए कि जब कुछ लोगों ने कुछ सालों पहले पिछली सरकारों के टाइम में जाने की कोशिश भी करी थी, कुछ सोच विचार लोग वालों ने, किस तरीके से छुप छुप के बेचारों को, उनमें गोलियां चल रही हैं, ये हो रहा, वो सब सब कुछ हो रहा था। अब वो कुछ नहीं हुआ। ये सर आपके सर घर में अगर सर सर उस वक्त के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में कहा था ना कि वहां जाने पर उनको बहुत डर लगता था। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ कि मेरा तो श्रीनगर जाने से मैं इतना डरता था। देश के गृह मंत्री ही कह रहे थे। आप सोचिए, क्या कह रहे थे कि हमको बहुत डर लग रहा है। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस यूपीए की सरकार में। उनका कहना था कि मैं वहां जाने से डरता था, मेरे अंदर से मैं मतलब लिटरली डर जाता था, काम जाता था। मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कि मेरी ऐसी नहीं, हालत हो आप जाती करिए थी। इस्तेमाल, तब तो पता चलेगा कि क्या बात। कहते थे मेरी फट जाती थी ये सोचकर कि मुझे श्रीनगर जाना है। माफ करना, पर ये क्या देश करें? के गृह मंत्री, देखिए, सर ये देश के गृह मंत्री का हाल एटलीस्ट था। एटलीस्ट आदमी सच तो बोल रहे हैं, चलो ठीक है, पर एटलीस्ट इट मींस ही स्पीकिंग फ्रॉम हिज हार्ट, कि अब तो उसको सच का पता चल गया कि क्या हो गया। ये बात जो है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। जिसको आप ये मैं शिंदे साहब को एटलीस्ट शाबाशी देना चाहता हूं कि उनकी हिम्मत तो है सच बोलने की, तो बोल रहे हैं। और ये बात जो है, अब कितनी, अब जो सुनने वाला है, जो आगे की नस्ल आने वाली है, उनको अब फील होता है कि कितना महान एक्टिविटी करी है कि हमने अब अपने घर में, आप कोई लोग कह के आप अपने पूजा वाले कमरे में नहीं जा सकते, वहां दुश्मन बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? यही बात हो जाएगी ना फिर। तो हम उसको बड़े आराम से लेके बैठे हैं कि बॉर्डर पे रोड मत बनाइए, चाइनीज आ जाएंगे, यूज कर लेंगे। फिर बताइए। तो अच्छा, आप कैन यू बीट इट? लोग शादियां नहीं करते थे कई बार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ, वो जाके नीचे आके शादी करते थे, क्योंकि वो आएंगे और आपकी वो बहू बीवियों को उठा के ले जाएंगे, तो नीचे आके करते थे। तो ये बात जो है, ये अगर आप डरपोक की तरह पैदा होके बढ़ते रहे वैसे, तो वही होगा। आपका कोई बंदा बंदूक उठाने में डरता है,
वो अपने को किसी अपने रक्षा करने में डरता है, तो आपको फिर जो जैसी नस्ल आप बड़ी करेंगे वैसे ही आपको पौधे मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और इसीलिए पीएम मोदी का सर क्रीक में ये कहना कि 1 इंच ज़मीन के साथ भी भारत समझौता नहीं करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाकिस्तान और चाइना के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप सर भी समझ गए सर कि जो भारत है उसकी ताकत बढ़ रही है, हिंदू वोटर है अमेरिका में 45 लाख के आसपास, उनको अपनी तरफ लाने के लिए उनको ये स्टेटमेंट भी देनी पड़ रही है, लेकिन इससे भारत की ताकत का एहसास डोनाल्ड ट्रंप को भी हो गया है। सर, इस विषय पर आपने समय निकाला, विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।